नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी शाह चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी को छोड़कर अगर यूपीएससी इंग्लिश में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो दूसरे चैनल हैं उनको आप जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनकी भी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। तो आज इस चैप्टर में हम फुली डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, क्या क्या वो कार्य करती है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और सरकार को कौन बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे स्टार्ट करते हैं। सरकार क्या है? अपने जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अपने सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, ऐसी न्यूज़ कभी आपने पढ़ी होगी। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया है, जो लोग हैं वो अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो लोग अधिकारों की मांग किससे करते हैं? सरकार से करते हैं। दूसरा है प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। यानी कि दूसरे एग्जाम्पल से क्या हमें पता चलता है कि सरकार यह कार्य भी करती है कि जब किसी भी वस्तु के अगर दाम बढ़ते हैं तो उनको कंट्रोल कौन करता है? सरकार करती है। सरकार क्या करती है? यहां पे एग्जांपल लिया गया है प्याज का। मान लो कि प्याज का भाव अगर बढ़ गया है तो सरकार क्या करती है? एक फिक्स प्राइस तय कर देती है कि उससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए। जो तीसरा एग्जांपल है वो हमारा क्या दिया गया है? बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, यानी कि कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिस जब आती है हो गया, या फिर आपकी जो बाढ़ आती है वो हो गई, या फिर आपकी जो सुनामी आती है, तो उस समय अगर किसी प्रकार का जो नुकसान होता है या फिर लोगों को बचाने का कार्य करती है या फिर उनको स्वास्थ्य से जो सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड करवाती है या फिर उनके लिए जो भोजन प्रोवाइड करवाती है, तो ये सब कार्य किसका होता है? ये सरकार का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, और आगे क्या दे दिया गया है? सरकार। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी कौन बनाता है? गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होती है वही नियुक्त करती है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल क्या दे दिया गया? कोयले विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो विभाग होते हैं हमारे, बिजली विभाग हो गया, कोयला विभाग हो गया, किसी भी प्रकार का कोई विभाग रहने दे, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हमारी सरकार करती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है? सरकार ने 15,000 से अधिक गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया। क्या कह दिया गया कि सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। यानी कि अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनके लिए जो पॉलिसी है, जो 15,000 गांव जो सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, और वो कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। अब पॉलिसी बनाई जाएंगी क्योंकि वहां पे पहले पानी था लेकिन अब वो सूखाग्रस्त इलाका हो गया है, तो वहां के लोगों के जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए पॉलिसी बना दी जाएंगी ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपना आराम से जीवन यापन कर सकें। तो यहाँ पे आपको छह एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अलग अलग काम जो हैं वो दिए गए हैं। ये सब कार्य कौन करता है? हमारी सरकार। पहले में क्या था कि अधिकारों की मांग हम किससे करते हैं? सरकार से। दूसरा, अगर किसी भी वस्तु के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तीसरा, अगर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उससे हमें कौन बचाता है? हमारी सरकार बचाती है। चौथा एग्जाम्पल क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय वाला, तो उसमें क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति को नियुक्त करना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सरकार की होती है। और उसके बाद में 5वें नंबर पर हमारा जो एग्जांपल था वो क्या था कि कोयला और बिजली विभाग। इससे हमारा क्या कि जितने भी विभाग हैं उनके पुनर्गठन का जो है कार्य कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ही करती है। और लास्ट हमारा एग्जांपल क्या था कि 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, तो वहां पर क्या होगा? पॉलिसी बनाई जाएंगी। पॉलिसीज कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है फिर से कि सरकार क्या है? क्या पूछा गया है? सरकार क्या है? तो हम देखेंगे हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। क्या कहा गया है कि कोई भी कंट्री होती है तो उसके जो डिसीजन होते हैं वो लेने के, और जो कार्य होते हैं जैसे सड़कें बनाना, पुल बनवाना, तो ये सब कार्य करने के लिए क्या होता है? सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार की जरूरत यानी कि एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जिसको हमारी पूरी जनता जो है वोट करके अथॉरिटी दे देती है
कि वो जो है वो पूरी जनता की भलाई का कार्य करेंगे, वो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से वो निर्णय होते हैं। तो ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जो सरकार जो वो निर्णय लेती है वो कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहां बनाए जाएं, क्या कि जो सड़क है वो कहां पर बनाई जाए, कहां पर लोगों को जरूरत है, स्कूल जो है वो कहां बनाए जाए, कहां पर ऑलरेडी स्कूल है और कहां पर नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ स्कूल और सड़कें ही नहीं बनवाती, बल्कि किसी भी वस्तु के अगर दाम बढ़ जाते हैं तो क्या करती है, उनको कंट्रोल भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है। अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक जो बिजली पहुंचाने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट यानी कि किसी भी देश की सरकार करती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा बहुत बार कि उस गांव तक बिजली को पहुंचाया गया, तो वो कौन पहुंचाता है, हमारी गवर्नमेंट पहुंचाती है। इसके बाद सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। हमारी सरकार जो है वो सिर्फ सड़कें बनवाना, पुल बनवाना या फिर किसी भी वस्तु के दाम बढ़ने पर उनको कंट्रोल करना, बिजली पहुंचाना, ये सब कार्य नहीं करती, बल्कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करती है। जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके लिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में उनके कम पैसे लगते हैं या फिर लगते ही नहीं, स्कूल्स में अगर वो जाते हैं तो कम पैसे लगते हैं, फीस या फिर लगती ही नहीं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण के लिए सरकार गरीबों को मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। क्या कहा गया है कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों को मदद करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, यानी कि पॉलिसीज बनाती है। उनमें क्या होता है, फ्री उनका इलाज होता है, उनके बच्चे हैं जो फ्री एजुकेशन उनको मिलती है, अगर वो कोई भी जॉब में जाते हैं तो वहां पर उनको जो है कंसेशन मिलती है। तो इस प्रकार यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। आपने देखा होगा, आप स्कूल कॉलेज जब गए हैं तो वहां पे ना होगा कि स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है उनके बच्चों को, अगर वो ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो भी, और उनको जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए भी उनको क्या करता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप कौन देती है, हमारी गवर्नमेंट देती है। इसके बाद हम और आगे डिस्कस करेंगे कि सरकार और क्या क्या करती है, तो चलिए देखते हैं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सड़कें, पुल और ये सब नहीं बनवाती है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी डाक, जो आपके घर तक जो डाक या डाक पहुंचाता है, आपकी एक जगह से दूसरे स्थान तक जो डाक जाती है, वो कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। रेल सेवाएं चलाना, जिस ट्रेन के अंदर हम सफर करते हैं, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाते हैं, तो जिसमें हम सफर करते हैं वो रेल भी किसके द्वारा चलाई जाती है, वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। और आज के टाइम में हम देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे हमारा इंडिया, यहां पे हर दुर्गम स्थान तक आपको रेलवे मिल जाएगा। तो ये सब कार्य भी कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। इसके बाद सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। क्या कहा गया है कि हमारी जो सरकार होती है उसका कार्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि डाक, स्कूल, ये वो सब, इसके साथ साथ सरकार का काम जो होता है वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ, उधर चाइना के साथ हमारे हालात जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं चल रहे, तो वहां पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी कौन कर रहा है, बीएसएफ के लोग कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री कर रही है। तो ये सब नियुक्त कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। और वहां पे उनकी जो जिम्मेदारी है, वहां पे उनको नियुक्त करके वहां पे जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं, उन लोगों को किसके द्वारा लगाया जाता है, हमारी सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जिससे हम हमारे घर में आराम से रहते हैं। अगर बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो लोग हमारे देश में घुस जाएंगे, हम उनके देश में घुस जाएंगे, तो अशांति फैलेगी। इसके बाद दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसके साथ जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। क्यों जरूरी है जो संबंध है दूसरे देशों के साथ बनाना, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि
कोई भी देश अकेला कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे रिसेंटली प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा आलोचनाओं में रहते हैं, क्योंकि वो, आपने सुना होगा कि इंडिया में कम रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में ज्यादा रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक मुद्दा हुआ था जम्मू कश्मीर का, वहां पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन तक उछाला। लेकिन चाइना का पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध होने के बावजूद भी जो चाइना है वो आगे बढ़कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं जितनी भी, उनके साथ हमारी कंट्री के बहुत अच्छे संबंध ऑलरेडी हैं। और ये कार्य कौन करता है? हमारी सरकार करती है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसीलिए जाते हैं बाहर, ताकि उनके साथ संबंध है वो रहे। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जो किसी भी है उसकी जिम्मेदारी इसके साथ साथ यह भी बनती है कि उस देश के जो नागरिक हैं उन सभी को पर्याप्त भोजन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, या फिर आपने एपीएल और बीपीएल कार्ड सुना होगा गांव में, तो जो एपीएल कार्ड होता है उनको राशन कम मिलता है, लेकिन जो बीपीएल कार्ड होता है उनको क्या होता है, 2 रुपए किलो चीनी मिल जाती है, 1 रुपए किलो चावल मिल जाता है, 1 रुपए किलो उनको दाल मिल जाती है। तो ये सब सस्ती जो चीजें मिलती है वो कौन मुहैया करवाता है? हमारी सरकार करवाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी जो नागरिक है हमारी कंट्री का वो भूखा ना रहे। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना जो सरकार है हमारी यह भी सुनिश्चित करती है कि जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी ना आए। इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि बहुत कम पैसे लेकर ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर किसी कोई ऐसी बीमारियां भी होती है जिनका पैसा ही नहीं लिया जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन। अब डायग्राम में देखेंगे एजुकेशन दिया गया है, जॉब आपको गुड जॉब दिया गया है एंड सक्सेस दी गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एजुकेशन जो एजुकेशन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है हमें? हमारी बात आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्कूल खोल रखे हैं, या फिर जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में कम फीस होती है, और जो स्कूल होते हैं वहां पे कोई फीस ही नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री में जो हमारी सरकार होती है वो चाहती है कि देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो एजुकेशन देने का कार्य कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट, गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब मिले, यह भी कौन सुनिश्चित करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बने, तो ये क्यों, कब, कैसे बनेंगे आप? क्योंकि हमारी सरकार जो है वो वैकेंसीज निकालती है इनकी, और जब वो वैकेंसी निकालती है आप उनके फॉर्म फिल करते हो, फिर आप पढ़ते हो, और फिर जाके आप एग्जाम देते हो और आईएएस, आईपीएस आप बन जाते हो। तो अच्छी जॉब कौन देता है आपको? गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है आपको सक्सेस। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक पर्सन, हर बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट और क्या क्या करती है? इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो हमारी गवर्नमेंट करती है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करती है। है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। पीछे हमने डिस्कस किया कि सरकार क्या क्या करती है, और अब क्या कहा गया है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग कहां जाते हैं? न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। और न्यायालय वो क्या है? सरकार का ही एक पार्ट है। तो यहां पे आपने देखा होगा कभी किसी आपके पड़ोसी का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, या आपका कभी हुआ हो, तो आप क्या करते हैं? आप एफआईआर करवाते हैं। तो वो कौन होता है? फिर आप कहां पे जाते हैं? एफआईआर होने के बाद आपको कोर्ट जाना होता है, वहां पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। तो न्यायालय क्या है? वो न्यायालय ही एक सरकार का एक अंग है। उसको कौन चलाता है? हमारी सरकार चलाती है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारा ये सब जो काम है वो भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा हमारे देश के ऊपर आती है, जैसे सुनामी हो गया या फिर भूकंप हो गया, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। क्या करती है? हमारी जो सरकार है वही सहायता करती है। किन सिचुएशन में? अगर कोई भूकंप आ जाता है, कोई सुनामी आ जाती है, या कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो उन सब का क्या करती है हमारी गवर्नमेंट? उन वहां पर लोगों की जो है वो सहायता करती है। यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहां पर डायग्राम में जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो क्या कर रही है। यहां पे एक बाढ़ आई हुई है इस क्षेत्र में, तो यहां पे जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो क्या कर रही है? नाव के द्वारा लोगों का रेस्क्यू करके उनको राहत कार्य जो है कर रही है, यहां पर उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? तो 2005 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था।
इसके बाद आप देखेंगे, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। क्या कहा गया है? शायद आपको जानकर यह अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। तो क्योंकि हम लोग जो है वोट देकर सरकार को चुनते हैं, किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं ये सब कार्य करने की। क्योंकि अगर सरकार नहीं होगी तो 30 मार खा बन जाएंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वोट देकर, पूरी जनता जो वोट देकर क्या करती है, किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे देती है और वो जो पर्सन डिसीजन लेता है वो सब लोगों की भलाई के लिए लेता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे और आगे कि और हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ की सरकार क्या है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और कार्य करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। क्या कहा गया है? जब लोग, हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो क्या है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो क्या करते हैं, काम भी करते हैं। कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। इन सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत है? एक सिस्टम की जरूरत होती है। और वो सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अगला, कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। अब आपको पता है कि आज के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो क्या आपको डर लगता है? हाँ लगता है। क्यों? क्योंकि जो कानून बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, अगर आप अपराध करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। तो इन वजह से क्या करता है, जो नियम बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। और जो हमारी गवर्नमेंट जो नियम बनाती है वो सब लोगों पर समान और बराबर लागू होते हैं। सब लोगों को उनको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे कि जो संसाधन है, आपको पता है कि इतने सारे आज के टाइम में हमारे पास संसाधन है, अगर उनको कंट्रोल करना है तो नियम बनाने पड़ते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, अशांति फैलेगी। यहां पे इसके बाद आपको क्या दिया गया है कि लोगों के लिए के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। हमारी गवर्नमेंट के जो 3 मुख्य काम है वो कौन से हैं? सबसे पहला, नियम बनाती है, क्योंकि नियम बनाना बहुत जरूरी होता है, नियम फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर नियम फॉलो नहीं करेंगे लोग, या फिर गवर्नमेंट हमारी नियम नहीं बनाएगी, तो सब लोगों को फ्रीडम होगी और वो कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड, निर्णय लेना, एक अच्छा डिसीजन लेती है लोगों की भलाई के लिए। वो कौन लेती है? हमारी गवर्नमेंट लेती है। और उसी हिसाब से क्या होता है, नियम बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करना, सबसे बड़ी जो बात होती है, डिसीजन ले लिया, नियम बना दिया गया, और उसके बाद में सबसे बड़ी जो समस्या जो फेस करनी पड़ती है हमारी गवर्नमेंट को, क्या होती है, उनको सब लोगों पर लागू करना। क्योंकि नियम बनाने के बाद सब लोगों से फॉलो करवाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट और है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे सरकार के अंगों के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लें। क्या दिया गया है आपको यहां पर? सरकार के अंग। तो सरकार के अंग, सीआरटी की जो बुक है पॉलिटी की, उसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको दिया गया है। तो यहां पे आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो सरकार के अंग हैं, कुछ एग्जाम्पल जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो भी किसका अंग है? हमारी सरकार का। भारत पेट्रोलियम जो है वो भी किसका अंग है? भारत सरकार का। भारतीय रेल जो है वो भी किसका अंग है? वो भी भारत सरकार का। उसके बाद में आपने मंत्रालयों के बारे में भी सुना होगा, कोई गृह मंत्रालय, कोई विदेश मंत्रालय, कोई शिक्षा मंत्रालय। तो ये सब जो मंत्रालय हैं वो भी किसके अंडर कार्य करते हैं? वो भी सरकार के अंडर कार्य करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको पता चला कि सरकार इंतजाम, इसके बाद दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। जो इतना बड़ा जो ढांचा है, इतना बड़ा जो देश हमारा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अलग अलग स्तरों पर हमारी सरकार कार्य करती है। कौन कौन से हैं वो स्तर? पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। ये 3 स्तर हैं जो जिनके द्वारा क्या करता है, गवर्नमेंट कार्य करती है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर हमारा क्या होगा, जो पूरे हमारे देश के लिए होता है, जो पूरे हमारे देश के लिए होता है, उसको हम क्या करते हैं, राज्य
ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पूरे देश के लिए जो कार्य करती है उसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं। सेकंड आ जाता है राज्य स्तर। राज्य स्तर मान लो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए हो गया, अब तो इसको यूटी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख और वो जम्मू कश्मीर को। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे दिया, तो जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ यूपी के लिए कार्य करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राज्य स्तर की सरकार। अगर कोई हरियाणा की गवर्नमेंट है तो वो हरियाणा के लिए कार्य करेगी, राजस्थान की गवर्नमेंट राजस्थान के लिए कार्य करेगी, पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के लिए कार्य करेगी। तो जो सिर्फ स्टेट लेवल पे जो कार्य करेगी उसको हम क्या कहते हैं? राज्य स्तर की सरकार कहते हैं। फिर बात आती है तीसरे नंबर पर स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर क्या होती है? जो आपका कस्बा हो गया, आपका गांव हो गया, आपका शहर हो गया, वहां पर जो आपकी लोकल स्थानीय जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो हर एक पर्सन तक उन चीजों को पहुंचाती है, तो वो क्या होती है? हमारी स्थानीय स्तर की सरकार होती है। तो ये तीनों सरकारें आपस में मिलकर क्या करती हैं? पूरे सिस्टम को चलाती हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे के स्तर। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले आपको दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम और क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार इसको हिंदी में बोलते हैं। सेकंड क्या दे दिया गया आपको? सेकंड दे दिया गया आपको स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या होती है? राज्य स्तर की जो आपकी गवर्नमेंट होती है। यानी कि मान लो हरियाणा में अभी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? पंजाब में जो है गवर्नमेंट वो किसकी है? राजस्थान में जो है वो गवर्नमेंट किसकी है? तो जो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे जो कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद बात आती है लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट हमारी कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है जो स्थानीय स्तर की होती है। किसी गांव में, किसी शहर या किसी मोहल्ले के लिए जो हमारी गवर्नमेंट कार्य करती है, हर एक आम जनता तक पहुंचाने का जो कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल जो गवर्नमेंट है उसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं वो? पहला पंचायत, दूसरा नगर पालिका। जो लोकल गवर्नमेंट है उसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? पंचायत और नगर पालिका। जो पंचायत है वो आपके 73वें संविधान संशोधन में मिलेगी आपको, और जो आपकी नगर पालिका है वो आपकी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। जो पंचायती जो राज है वो कब शुरू किया गया? 1992 में बातचीत होके 1993 में इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। अब फिर पंचायत जो है हमारी, पंचायत को भी यहां पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पंचायत के तीन पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दूसरा इंटरमीडिएट पंचायत, और फिर होती है हमारी विलेज पंचायत। कौन कौन सी होती है? पंचायत के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है पहले आपकी, जो जिले के ऊपर होती है, फिर इंटरमीडिएट होती है, फिर आपकी विलेज पंचायत होती है, जो गांव के आपके सरपंच होते हैं वो पंचायत होती है। फिर इसी प्रकार जो नगर पालिका, हमारी नगर पालिका को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड पंचायत। कौन कौन से तीन भागों में नगर पालिका को डिवाइड कर दिया गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो यहां पे आप देखेंगे कि स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। किससे होता है? आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में कार्य करती है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर की सरकार की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है वो उसका संबंध पूरे देश से होता है। वो किसी स्टेट के लिए, किसी मोहल्ले के लिए, किसी गांव के लिए या किसी शहर के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि वो पूरे देश के लिए कार्य करती है। उसके बाद में स्टेट का कार्य करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो आपका कार्य करती है गांव के लिए, शहरों के लिए और मोहल्लों के लिए। तो आपको सरकार के जो स्तर हैं तीनों, ये अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। चलिए इससे आगे अब यहां पे हम देखेंगे एवं कानून। अब तो चलिए देख लेते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। क्या कहा गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, और उनको क्या करना पड़ता है? जितने भी देश के नागरिक होते हैं उन सभी को उनको फॉलो करना होता है। दूसरा, केवल यही वह तरीका है जिससे सब तो सब सोचेंगे कि मैं ही 30 मार खाऊं, सब अथॉरिटी तो मेरे पास ही है,
कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो इस प्रकार से जो ढांचा है वो खराब हो जाएगा सारे सिस्टम का। इसके बाद सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। क्या कहा गया है कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की पावर होती है, वैसे ही लोगों को, उनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उनको फॉलो करवाने की पावर भी क्या है, गवर्नमेंट के पास हमारी होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो है कानून बना दिया कि आप बाइक पे जाएंगे तो आपको हेलमेट पहनना है। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या कर देगी आपको, आप नहीं मान रहे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वो जबरदस्ती फॉलो करवाएगी। कैसे करवाएगी, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको चालान काट दिया जाएगा, तो आप उस डर से पहनना शुरू कर देंगे। और यहां पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इंडियन पार्लियामेंट बैन ट्रिपल तलाक। पीछे रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ट्रिपल तलाक है उसको भी हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया था। इसका विरोध भी बहुत किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने इसको किया और बहुत अच्छा काम, एक सराहनीय कदम जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कि जो ट्रिपल तलाक जो था उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहां पे सरकार एवं कानून, सरकार एवं कानून में आपको क्या दिया गया है, उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। क्या कहा गया है, पीछे हमने पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट के पास पावर होती है कानून बनाने की भी, और कोई कानून फॉलो नहीं करता तो उसको जबरदस्ती फॉलो करवाने की भी। तो यहां पे क्या दिया गया है कि उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि जो भी इंसान गाड़ी चलाएगा तो उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो क्या कह दिया गया कि लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उन फाइन लग जाएगा, जिसके डर से वो क्या करेंगे, फॉलो उनको करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहां पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहां पे जो है इस पुलिस वाले ने इसका चालान काट दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास हेलमेट नहीं है, डेफिनेटली इसका चालान होगा। तो अब इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जो है हेलमेट जरूर पहनेगा, क्योंकि अब इसको डर हो जाएगा कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मेरा क्या होगा, मुझे सजा भी हो सकती है, मुझ पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इस डर से अब ये पहनना शुरू कर देगा। तो वो बात सत्य हो गई ना कि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने की, तो अगर फॉलो नहीं करेगा तो करोगे तो गवर्नमेंट के पास पावर है फॉलो करवाने की भी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे आपको क्या दिया गया है, फिर से सरकार एवं कानून के बारे में है। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय, और ये कहां पर है, दिल्ली में है। तो यहां पे हम देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या कहा गया है कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कदम उठा सकते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है और कानून को फॉलो करवाती है, लेकिन अगर वही कानून को अगर गलत कानून बना दिया जाए तो क्या करते हैं जो लोग हैं वो भी उसके लिए कदम उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी रिसेंटली देख लें, किसान आंदोलन, हमारी गवर्नमेंट ने 3 कानून बनाए थे अभी, तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों ने उनकी ऑब्जेक्शन उठा रखा है, और देख रहे होंगे आप कि किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो इसी वजह से कहा गया कि अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है, तो उसी प्रकार अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो लोग भी क्या कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या करते हैं, हमारी पूरी जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर वो किसी भी कास्ट का हो, सब लोग मिलकर एक गवर्नमेंट का चयन करते हैं। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, आप जो है मस्जिद में नहीं जा सकते, या फिर आप हिंदू हो तो मैं आप सकता गवर्नमेंट, अगर आप मुस्लिम हो तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप सिख हो तो आप ये नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन आम जनता भी उठा सकती है, क्योंकि ये पावर आम जनता के पास भी है। उसके बाद तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है।
तो हम कहां पर अपील करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील करते हैं, और हमारा जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, या फिर जो कानून बनाया है उसमें कहां पर क्या चीज गलत है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहां पे नेक्स्ट आपको क्या दे दिया गया? नेक्स्ट में आपको दे दिया गया कि सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? क्या कहा गया है कि सरकार जो निर्णय लेती है और जो कानून बनाती है या फिर उनका पालन करवाती है, उन्हें बाध्य करती है, तो उनको बनाने वाली शक्ति उनको कौन देता है? तो इसका आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। क्या कहा गया है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की है। जो गवर्नमेंट होती है वो 4 प्रकार की होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकतंत्र भी होता है, तानाशाही के द्वारा भी जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसके थ्रू हम देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको दिया गया है, सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है कि यहां पर एक इंसान जो है वो मिलकर क्या करता है? कानून बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तानाशाही कहते हैं, या फिर जो राजा होते हैं, क्योंकि तानाशाही आज के टाइम में भी चलती है अदर कंट्रीज में। तो जो तानाशाह होता है या जो राजा होता है वो क्या करता है? अकेला कानून बनाता है, और वो सब लोगों को मानने पड़ते हैं। दूसरा आप देखेंगे, दूसरे में क्या है कि यहां पर कुछ लोग मिलकर जो है वो कानून बनाते हैं, कुछ वर्ग के लोग मिलकर, कुछ वर्ग के लोग मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, और ये कानून भी क्या होता है? सब लोगों के ऊपर लागू होता है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरे में क्या होता है? तीसरे में क्या कहेंगे हम? जो लोकतंत्र होता है, कि कौन सा लोकतंत्र? सीधा लोकतंत्र हम जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? जो भी कानून बनाएगा वो सब लोगों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा इससे भी अच्छा जो होगा कानून बनाने का जरिया, वो सबसे बढ़िया होगा हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? प्रतिनिधित्व वाला जो लोकतंत्र होता है, और हमारा इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर ही जो है उसको यूज करता है कि प्रतिनिधित्व वाला, यानी कि हम अपनी मर्जी से हम जो लोग हैं वो मर्जी से अपना वोट करते हैं। किसको? जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार क्या करती है? हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। इसके अलावा हम इसको और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझने के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे फिर से आपको क्या दिया गया? सरकार के प्रकार। तो पहले क्या है? लोकतंत्र तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। क्या कहा गया है कि जो लोकतांत्रिक जो देश होता है, हमारा भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पर हम सरकार को शक्ति देते हैं किसकी? कानून बनाने की। हर प्रकार की जो अथॉरिटी होती है वो हम देते हैं। कैसे? लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं हम? कैसे हम अथॉरिटी देते हैं किसी एक पर्सन को? ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, हम वोट देते हैं। आपने देखा होगा कि एमपी और एमएलए के जो चुनाव होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वोट करते हैं, और वोट से क्या होता है? हम किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वे अपनी पसंद के एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में सबसे पहला कि हम लोग मिलकर किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं, और ये किस प्रकार करते हैं? चुनाव के द्वारा करते हैं। और इससे क्या होता है? लोग जो है बहुत सारे नेता लोग खड़े होते हैं, और उस टाइम क्या होता है? हम किसी एक प्रतिनिधि को वोट देकर क्या करते हैं? उसको विजयी बनाते हैं। और क्या करता है वो? जब वो जीत जाता है, जो विजयी हो जाता है, वो क्या करता है? वही लोग हमारे लिए सरकार बनाते हैं। इसके बाद लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या होता है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जब कोई भी सरकार बनती है तो वहां पे क्या होता है? जो सरकार कोई भी डिसीजन लेती है या फिर कोई भी कदम अगर उठाती है तो उसके लिए उनको सफाई देनी होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कानून बनता है या कोई कुछ भी होता है तो कोई भी एमपी या एमएलए आकर उसके ऊपर सफाई देता है कि यह कानून इस प्रकार है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक जो है हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, नेक्सन को अधिकार है, और हम जो वोट देते हैं वो अपनी मर्जी से देते हैं। अपनी मर्जी से हम किसी नेता को विजयी घोषित करते हैं। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये वोट देते टाइम जो है उंगली पे निशान लगाया जाता है। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपने पहली बार जो वोट है वो कब डाला था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राजतंत्र क्या होता है। पहले राजतंत्र ही हुआ करते थे सब जगह। तो हम देखेंगे इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। वहां पर क्या था कि वहां पर लोगों के द्वारा अपने नेता को चुना जाता है, लेकिन
राजतंत्र में क्या होता है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। किसी भी देश का जो राजा या रानी होता है उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है और उन्हीं के पास सरकार चलाने की शक्ति होती है। वो अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं। वो कभी भी किसी भी प्रकार के लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए वो जबरदस्ती भी लोगों को मानने पड़ते हैं। इसके बाद राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। जो राजा या फिर जो रानी होती है वो क्या करते हैं, उनके पास सलाहकार होते हैं। तो सलाहकारों के साथ क्या करता है, विभिन्न मुद्दे जो होते हैं उनके ऊपर चर्चा करता है और वो अपने अपने पक्ष रखते हैं जो सलाहकार होते हैं कि ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा के पास ही होती है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन, सलाहकारों से सलाह लेने के बाद फाइनल जो डिसीजन होता है वो राजा का ही होता है। इसके बाद लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता और न ही सफाई देनी होती। जो लोकतंत्र होता है वहां पे क्या होता है कि सरकार को सफाई देनी होती है कि यह निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन जो राजतंत्र होता है वहां पे राजा या रानी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए होते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देनी होती और ना ही उनको आधार बताना पड़ता कि ये अगर नियम बनाया गया है तो ये क्यों बनाया गया है। यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको राजा बैठा दिखा और आगे जो लोग खड़े हैं ये क्या है, सलाहकार है इनके। तो राजा जो है वो इनसे सलाह लेता है लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेता है वो कौन देता है, राजा का ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या कहा गया, आपको चुनी गई सरकार। तो यहां पे हम देखेंगे भारत जो है वो एक लोकतंत्र है। भारत जो है हमारा वो एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। क्या किया हमने कि लोगों का तंत्र बनाने के लिए हमने क्या किया है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। ब्रिटिश राज में हमने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे आंदोलन किए हैं लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्नता वाला देश है और सभी विभिन्नता यहाँ पे हर प्रकार के हिंदू धर्म, मुस्लिम, सब प्रकार धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर सब वेशभूषाओं वाले लोग रहते हैं, सबका खान पान अलग है। तो इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार की हमारे देश के अंदर जरूरत थी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। सिर्फ हमारा भारत ही नहीं है बल्कि और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए संघर्ष किए लेकिन वो विफल रहे। लेकिन हमारे भारत में आज के टाइम में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। क्या कहा गया है, जो लोकतंत्र होता है उसमें मुख्य विशेषता यह होती है कि उनमें हम खुद वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व को जिताते हैं और वो जाकर हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अगर लोकतंत्र की हम बात करें, लोकतांत्रिक सरकार की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलें कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का ही शासन माने। हम सिर्फ अथॉरिटी देते हैं किसी एक पर्सन को ताकि वो सबके लिए डिसीजन ले, लेकिन अगर वो किसी प्रकार से गलत डिसीजन लेता है लोगों के पक्ष में तो लोग उसकी आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर जो शासन करने वाली होती है वो आम जनता ही होती है, वो पब्लिक ही होती है। देखेंगे तो यहां पे लोकतांत्रिक सरकार का अगला आप देखेंगे हम कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। क्या कहा गया है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। यानी कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को पराय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका मतलब सीधा होता है कि उसको हम लोग ही, आम जनता जो है वो चुनती है। तो सरकार अगर हम बनाते हैं, वोट अगर हम देते हैं तो हम अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं। तो आप यही मान लीजिए कि जो कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं वो हम लोग ही बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वहां पर क्या होता है, हम लोग सीधा जाकर ये नहीं कहते कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाएं, बल्कि हम किसी एक पर्सन को वोट करते हैं और वो जाकर क्या करते हैं, सरकार में बैठते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो सबकी भलाई के लिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि वहां पे पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे।
आज के टाइम में आपने देखा है कि हमारे इंडिया में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और सभी लोगों के द्वारा अपने पसंद के नेता को चुना जाता है। सॉरी, लेकिन आज के टाइम में वोट देने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। विश्वास, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव भाग लेने से, क्या है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो औरत और जो गरीब लोग थे उनको चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। लेकिन आज के टाइम में रिसेंटली क्या है, अभी हम जो है सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। सभी लोग अपने थे जो पढ़े लिखे थे या फिर जिनके पास अपनी संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी जिनके पास हुआ करती थी। इसका साफ साफ मतलब क्या होता है, पसंद का नेता। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। क्या कह दिया गया, क्योंकि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इसका मतलब है कि जो लोग वोट देते थे उन्हीं के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी जनता को मानना पड़ता था। क्योंकि पहले गरीब लोगों को, जो अशिक्षित लोग जो थे उनको, और जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी, और जो औरतें थी या फिर जो बच्चे थे, उन सभी को अधिकार नहीं था क्या करने का, वोट डालने का। तो हम देखेंगे कि यह अधिकार कैसे मिला, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आपको क्या कहा गया है, तो यहां पे आप देखेंगे कि भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता को संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। इसलिए सब लोग एक साथ आए और उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। इसके अंदर कौन शामिल थे, गांधी जी भी शामिल थे। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई कि सभी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे फिर वो बच्चे हों जो 18 साल से ऊपर के हैं, या फिर वो औरतें हों, सब लोगों को वोट देने का अधिकार एक लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए। वुमेन डिमांड इक्वेलिटी 1960 वुमेन राइट्स मूवमेंट। तो यहां पर आप इसके बाद देखेंगे कि कैसे जो है औरतों को और उनको वोट डालने का अधिकार मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। बहुत ही अच्छी बात जो है वो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखी कि जो लोग वोट देने का अधिकार आपने संपत्ति के आधार पर दे दिया और पढ़े लिखे होने के आधार पर दे दिया, लेकिन जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। तो उन लोगों को भी सम्मान मानकर उन दो लोगों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब होकर कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि है तो आखिर वो भी एक देश के नागरिक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्या कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका जो है वहां पे भी महिलाएं और जो गरीब लोग थे उनको सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए बहुत सारे उनको भी आंदोलन करने पड़े, बहुत ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, लेट माई पीपल वोट, यानी कि मेरे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। महिलाओं ने मजबूती पढ़ा होगा, तो जब महिलाओं ने प्रथम युद्ध के दौरान अपने जो वोट देने का अधिकार का जो मांग की थी, उसको क्या कहा जाता है, उस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन, या फिर अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। और सफ्रेज मूवमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है हिंदी में, वोट देने का अधिकार। क्या होता है, वोट देने का अधिकार। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, गिव अस द वोट नाउ, वोट फॉर वुमेन, इक्वेलिटी फॉर वुमेन। लोग वहां पर औरतों ने क्या किया, बहुत अपनी मांगे उठाई कि उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट को आखिर में वो चीजें माननी भी पड़ी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो देखते हैं युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे। जब युद्ध होता है तो क्या है, जो लोग हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं। युद्ध के दौरान बहुत सारे पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। क्या कहा गया है कि युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, जो पुरुष थे वो सभी लड़ाई करने के लिए चले गए, और उसके लिए क्या किया गया, अब पुरुषों के काम कौन करेगा, तो पुरुषों के काम पीछे महिलाएं बची थी, तो महिलाओं के द्वारा वो काम करना पड़ा। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू की तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवाद धारणाएं बना रखी थी कि महिलाओं को यह काम नहीं कर सकती। रूढ़िवादी धारणाओं ने ही लड़कियों को, औरतों को आज तक दबा के रखा है। आज भी रूढ़िवादी धारणाएं जो वो चलती आ रही हैं, पीछे हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। जो महिलाएं थी, जब लोग युद्ध में गए तो क्या किया, उन महिलाओं ने काम करना शुरू किया जो पहले आदमी क्या करते थे, लोगों का ट्रीटमेंट करना, लोगों के काम करना, फैक्ट्रियों में जाके काम करना।
तो लोगों ने क्या सोचा कि जो रूढ़िवादी धारणाएं थी हमने तो गलत बना रखी थी महिलाओं को लेकर, महिलाएं तो पुरुषों की तरह हर एक कार्य कर सकती हैं। और इसके कारण क्या हुआ, तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं कि इसका जो फायदा है वो महिलाओं को क्या हुआ कि जब ये रूढ़िवादी धारणा है ये लोगों को समझ में आई कि महिलाएं भी जो है वो हर प्रकार के कार्य कर सकती हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। उसका फायदा क्या हुआ कि अब लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पुरुषों ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको समान रूप से योग्य माने जाने लगा, क्योंकि जो आदमी कार्य कर सकता है वो औरतें भी कर सकती हैं। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार की मांग की। क्या कहा गया, महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने क्या किया, सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकारों की मांग को बुलंद किया, उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। क्या किया, उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए लोहे की जंजीरों में अपने आप को बांधकर प्रदर्शन किया कि हमें बेड़ियों में बांध रखा है, इन बेड़ियों को खोला जाए और हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए। कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। उस टाइम में क्या हुआ, इस आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारी जो महिलाएं थी उनको जेल भी जाना पड़ा और उनको भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अमेरिका में औरतों को वोट 1920 में मिला। अमेरिका में के अंदर जो है वो औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला। जो अमेरिका ये कहता था कि लोकतांत्रिक, क्योंकि वहां पर भी क्या था, पहले आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी जो अश्वेत लोग होते थे, जिनको काले लोग बोलते हैं, वो होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उन्होंने भी अपने लिए आंदोलन किए और 1920 में जाकर औरतों को वोट देने का अधिकार जो है अमेरिका ने दिया। और इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कब मिला, उसके कुछ सालों के बाद ही, उसके जस्ट 8 सालों के बाद ही 1928 में भी इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यहां पर आप देखेंगे डायग्राम में वोट्स फॉर वुमेन। तो 1920 में अगर बात की जाए अमेरिका को कब मिला, 1920 में, और 1928 में इंग्लैंड में भी औरतों को वोट देने का अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक पीछे हमने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं और इसमें हमने सरकार क्या होती है, कैसे वो कार्य करती है, बनाता है, कैसे वो काम कर सकती है, कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, कैसे उनको फॉलो करवाती है, पूरा टोटली हमने सरकार के बारे में डिस्कस किया है। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।